हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। लोक प्रशासन विषय वस्तु को पढ़ते समय आपको काफ़ी सारी समस्याएं आती होंगी, खासकर जब आप एक वैकल्पिक विषय के रूप में आप इसका चुनाव करते हैं। वैकल्पिक विषय को चुनाव करना ही अपने आप में आपके लिए एक समस्या होता है कि किस तरीके से एक विषय का हम चुनाव करें, और उसमें भी यदि आपने चलिए समस्या का समाधान कर लिया और एक वैकल्पिक विषय को चुन लिया है, और अगर आपने लोक प्रशासन को एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुना है तो आपके समक्ष कई तरीके की समस्याएं आती रहती हैं। इनमें एक बहुत बड़ी समस्या आती है चिंतकों को लेकर। आपके मन में चिंतकों को किस तरीके से समझा जाए, उनके द्वारा जो विचार रखे जाते हैं उनके विचार किस तरीके से रखे गए हैं, किस पृष्ठभूमि पे आधार पे रखे गए हैं, वर्तमान समय में उनकी क्या प्रासंगिकताएं हैं, वो किस तरीके से वे एक दूसरे की आलोचना करते हैं, क्या बातें कहते हैं। कई सारे इस प्रश्न आते हैं। जब हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं तो ये एक या दो चिंतक नहीं होते हैं, ऐसे कम से कम 18 से 20 चिंतकों को पढ़ना होता है जो मुख्य चिंतक के रूप में आपके विषय वस्तु में आते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जहां पर उनकी आलोचना, विचार और तर्क वितर्क करते हैं। कुछ ऐसे भी चिंतक वहां पर दिखाई देते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं तो कुछ विचारधाराएं भी इसमें देखने को मिलती हैं। कहीं आपको शास्त्रीय विचारधारा दिखती है तो कहीं मानववादी विचारधारा देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो यथार्थवादी भी है, व्यवस्थावादी भी दृष्टिकोण है। तो यहाँ पर आपको चिंतक भी पढ़ने हैं, चिंतकों की विचारधाराओं को पढ़ना है, और ये सारी चीज़ें समझने के संदर्भ में कई बार आपको समस्याएं आती हैं कि पढ़ें कहाँ से और कैसे इसे एक सरल भाषा में समझा जा सके। मैं यहाँ पर आप सभी के लिए इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रशासनिक चिंतकों से संबंधित ये सीरीज़ प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जिसमें हम अभी तक जो भी प्रशासनिक चिंतक हैं उनको एक एक करके समझने का सरल शब्दों में प्रयास करेंगे। आप भी यहाँ पर मेरे साथ जुड़कर प्रशासनिक चिंतकों की इस सीरीज़ में आपको अपने आप को प्रशासनिक चिंतकों को समझने के लिए बेहतर बना सकते हैं, अपनी समझ को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि आप मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के अंतर्गत लोक प्रशासन विषय वस्तु के जो प्रश्न आए हैं पिछले साल में, हम उन प्रश्नों का भी अध्ययन कर रहे हैं, उनका विश्लेषण कर रहे हैं, वहाँ पर आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं। तो यदि आप इन दोनों को साथ में लेकर चलेंगे तो आपका एक तरफ प्रश्न भी सॉल्व होता रहेगा और दूसरी तरफ आप इनकी थ्योरी और सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। यदि आपने लोक प्रशासन विषय वस्तु का जो होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट है और आपने ऑनलाइन बैचेस आज़ाद इस अकेडमी से लिया हुआ है और वहाँ पर आपने स्टडी कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे सभी बच्चे जो कि अभी तक नहीं लिए हैं और जिनको लोक प्रशासन विषय वस्तु लेना नहीं चाहिए, चाहे लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, या बाकी वह पोह की स्थिति में है, तो यहाँ पर आपके एक तरीके से रिविज़न भी होगा और आसान शब्दों में मैं इसे आपके लिए समझाने का भी प्रयास करूंगा। सबसे पहले आज इसी सीरीज के अंतर्गत हम प्रशासनिक चिंतकों की बात करेंगे, और इन प्रशासनिक चिंतकों में जो सबसे पहला नाम आता है वुड्रो विल्सन का नाम आता है। वुड्रो विल्सन को कहा जाता है कि प्रशासन या लोक प्रशासन के जनक के रूप में भी उनकी चर्चा की जाती है। तो ऐसा क्यों है, उनकी पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे, साथ ही ये भी समझेंगे कि उनके विचार क्या रहे, उनकी आलोचना किन तथ्यों पर की जाती है और क्या उनकी वर्तमान समय में कोई प्रासंगिकता है या नहीं है। इन सभी पक्षों को समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपने प्रशासनिक चिंतक को पढ़ा है तो प्रशासनिक चिंतकों को जब आप पढ़ते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कोई भी जो प्रशासनिक चिंतक होता है उसको समझने के लिए आपकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, आपका विषय वस्तु का ज्ञान बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए लेकिन समझ में आना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई भी जो प्रशासनिक चिंतक होता है वो पर्टिकुलर किसी स्थान विशेष से जुड़ाव रखता है, उसकी शिक्षा व्यवसाय कैसा रहा है, वो किस समय काल का रहा है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो उसके विचारों को प्रभावित करती हैं। तो आप जब भी उनके विचारों का विश्लेषण करने जा रहे हैं या उनको पढ़ने जा रहे हैं तो ये ज़रूर देखें कि उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है, और इसलिए मैं यहाँ पर आपको इसी तरीके से पढ़ाऊँगा। सबसे पहले चिंतकों को समझने के लिए उनकी वस्तुस्थिति, समय काल, पृष्ठभूमि, शिक्षा और व्यवसाय इत्यादि को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपकी भाषा शैली यदि अच्छी हुई और आपकी समझ यहाँ पर अच्छी हुई तो आप इसे बहुत आसानी से समझ पाएंगे, और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर हमें यहाँ पर लोक प्रशासन में चिंतकों को स्टडी करनी। यदि आप अपने स्तर पर भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर इसका ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद जब आप उनके विचारों को रखते हैं तो क्या होता है कि कोई भी जो विचार होते हैं वो समय परिवर्तन के साथ बदलते रहते हैं, और इन समय परिवर्तनों को भी आपको उसमें देखना है। समय परिवर्तन के समय में कोई अगर 1800, 1600, 1400, 1200 या 1900 में रहा है
तो उस दौरान उसके विचार कुछ अलग रहे होंगे। तब से दुनिया और समाज काफ़ी बदल गए हैं, प्रशासन के दृष्टिकोण बदले हैं। उनमें से उनके कौन से विचार हैं जो प्रासंगिक रहे हैं? प्रश्न जो होते हैं मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो इन्हीं आधारों को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो चलिए, इन सारी चीज़ों को, मैंने ये सारी बातें इसलिए कही क्योंकि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वहाँ पर पढ़ाने की जो मेरी शैली होगी, इसे समझाने का तरीका होगा, वो मैं ज़रूर बता दूँ कि ये सारी चीज़ें मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ाना ज़रूरी है। आप भी अपने स्तर पर ऐसे ही पढ़ें। तो सबसे पहले आज, जैसा कि मैंने कहा, लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासनिक चिंतक वुड्रो विल्सन को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो किसी भी प्रशासक को, किसी प्रशासनिक चिंतक को समझने के लिए जो सबसे पहला जो चरण है वो है आपका प्रशासनिक चिंतक की पृष्ठभूमि के बारे में आपको पता होना चाहिए। पृष्ठभूमि आइए देखते हैं कि यहाँ पर कैसी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो वुड्रो विल्सन का जो जन्म हुआ था वो 1856 में वर्जीनिया अमेरिका के राजनीतिक 1856 में हुआ, वर्जीनिया अमेरिका में हुआ था। एक विद्यार्थी के रूप में, अर्थात उनकी जो शिक्षा और शैली रही है वो कैसी रही है? तो राजनीति व कानून के विद्यार्थी रहे हैं, अर्थात वहाँ पे राजनीति, प्रशासन, कानून व्यवस्था उनका एक पसंदीदा विषय रहा, जिसके बारे में उन्होंने डिटेल से अध्ययन किया। अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहाँ पर उन्होंने कंप्लीट की। 16 वर्ष तक यहाँ पर इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया है। तो यहाँ पर 16 वर्ष तक इन्होंने अलग अलग कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में जाकर पढ़ाया हुआ है और साथ ही यहाँ पर इनका प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इन्होंने वहाँ पर अध्यापन कार्य काफ़ी लंबे समय तक किया। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का लेख 1887 में आता है। अब इनके पढ़ाने के, अर्थात जब ये शिक्षण कार्य करना शुरू करते हैं उसके दूसरे वर्ष ही यहाँ पर ये लेख प्रकाशित होता है, जिसको द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया। इसी पर एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, आपको याद होगा, लोक प्रशासन के विषय वस्तु को लेकर मैंने एक क्वेश्चन आपको डिस्कस किया है। तो यहाँ पर इसी के आधार पर ये द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था उसके बारे में हमने देखा, उनमें क्या क्या उन्होंने विचार रखे। आज भी हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जन्म हमने देख लिया, किस प्रांत, किस क्षेत्र से हैं। एक तो ये हमें पता चल गया कि अमेरिकी प्रशासनिक व्यवस्था और समाज के बारे में वहाँ पर वो उनके कहीं ना कहीं प्रशासनिक चिंतक पे ज़रूर प्रभाव पड़ा होगा। और राजनीति व कानून के एक विद्यार्थी रहे हैं, 16 वर्ष तक अध्यापन का कार्य किया है। और साथ ही साथ अगर देखें तो जो लेख आया है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो कहीं ना कहीं अपने शुरुआती जो चरण में इन्होंने जो लेख लिखा है वो उसके आगे चलकर इनके विचारों को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, उनके विचारों को बल्कि पुख्ता करने का काम करता है। विल्सन आपको पता है कि हमें आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति भी बनते हैं आगे 1900 के बाद। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1913 में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं, 1910 में वो न्यू जर्सी के गवर्नर रहते हैं और 1924 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से यदि हम देखें, अगर इनका आकलन करें, अब इनकी पृष्ठभूमि बताती क्या है। इनकी जो पृष्ठभूमि है वो प्रशासन, राजनीति, समाज, व्यवसाय इत्यादि से जुड़ी हुई दिखाई देती है। एक शिक्षक के रूप में इन्होंने समाज के अलग अलग वर्गों और लोगों के साथ साझाकरण किया। पढ़ाई के तौर पर इन्होंने राजनीति के बारे में अध्ययन किया और अमेरिका में जन्म लेने के कारण एक व्यवसायगत स्थितियों के बारे में भी इन्हें अच्छी नॉलेज थी। और उन सारी चीज़ों का किस तरीके से समावेशन होना चाहिए उसके आधार पर इन्होंने एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक लेख लिखा था, जिसे उन्होंने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा, और ये काफ़ी चर्चित भी रहा। लेकिन इनके द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो लेख है इसमें कई सारी चीज़ों का समावेशन था, क्योंकि एक शिक्षक थे तो उन्होंने कई सारी चीज़ों को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने एक लेख लिखा था। तो आइए देखते हैं इनके अपने जो विचार हैं वो क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों को उन्होंने अपने विचारों में प्राथमिकता दी है। सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, इन्होंने कहा कि राजनीति व प्रशासन दोनों अलग अलग होने चाहिए। कहने का तात्पर्य यह था कि राजनीति जो होती है वो प्रशासन के उद्देश्यों का निर्धारण करती है। राजनीति ये स्थापित करती है, ये आपको लक्ष्य निर्धारित करती है प्रशासन के लिए आपको करना क्या है, प्रशासन किन उद्देश्यों के तहत कार्य करना चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने इसके लिए प्रशासन के लिए राजनीति का होना ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ उद्देश्य तो निर्धारित करती है, लेकिन उन उद्देश्यों को निर्धारित करने के साथ साथ वहाँ पर वो हस्तक्षेप करने का कार्य करती है। प्रशासन को अपने तरीके से कार्य किया जाना चाहिए, कार्य करने देना चाहिए, ये उनका मत था। वो कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा होता नहीं है और राजनीति जो है वो प्रशासन के उद्देश्यों के निर्धारण के साथ वहाँ लगातार हस्तक्षेप करके उसके कार्यों को प्रभावित करती है। और इसलिए उनका मानना था कि राजनीति व प्रशासन यहाँ पर अलग अलग होने चाहिए। इसी को आगे चलकर वो विभाजित करते हैं कि राजनीतिक तटस्थता का सिद्धांत, इसको आगे चलकर वो डिस्क्राइब कर देते हैं डिटेल से। वहाँ पर रात में कहते हैं कि इसे राजनीतिक तटस्थता का सिद्धांत किसके संदर्भ में दिया गया, प्रशासन के संदर्भ में दिया कि प्रशासन जो है वो राजनीति से अलग होकर कार्य करना चाहिए। इसी तरीके से लोक प्रशासन का वर्णन व्यापार क्षेत्र में उन्होंने किया है।
अगर हम वुड्रो विल्सन को आप थोड़ा सा डिटेल से अगर पढ़ते हैं तो वुड्रो विल्सन देखते हैं कि जो अमेरिका का जो समाज है, अमेरिकी समाज एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोग जॉब करना जो होते हैं, खासकर सरकारी जॉब करना उतना पसंद नहीं करते हैं। वहाँ की जो एक मानसिकता है वो स्वयं का व्यवसाय करने की है, और स्वयं के व्यवसाय को वहाँ पर ज़्यादा अच्छी मानसिकता है, ज़्यादा स्वीकार्यता है, और वहाँ पर एक कहते हैं सम्मान की स्थिति के तौर से देखा जाता है। तो ये स्थिति वहाँ पर वुड्रो विल्सन को भी देखने को मिलती है अपने समाज के, अमेरिका समाज कैसा है, और उस आधार पर वो कहते हैं कि व्यापार के संदर्भ से यदि अमेरिकी समाज को हम देखें तो व्यापार की ओर ज़्यादा यहाँ पर प्रोत्साहित है, और इसलिए यहाँ पर प्रशासन की जो भूमिका है वो व्यापार को किस तरीके से संचालन में मदद कर सकता है, उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, उसके संदर्भ में वहाँ पर एक लोक प्रशासन एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है कि किस तरीके से एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था, एक बेहतर प्रबंधन व्यवस्था होनी चाहिए ताकि व्यापार तेज गति से आगे बढ़ सके और लाभ वहाँ पर अर्जित किया जा सके। और उन्होंने द स्टडी ऑफ लेक में वहाँ पे इस चीज़ों को वो व्याख्यायित भी करते हैं। सरकार में सुधार व प्रशासन में दक्षता की बात करते हैं कि वो कहते हैं कि यदि समाज के सभी वर्गों तक पहुंच बनानी है और लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करना है तो इसके लिए सबसे पहली दो चीज़ें करनी है कि सरकार की जो व्यवस्था है, जो हस्तक्षेप की नीति है, और एक कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी कार्यों के संदर्भ में होना चाहिए, प्रशासन को अपना कार्य करने देना चाहिए, और इसके लिए वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था, उसके कार्य की शैली में सुधार लाने का भी कार्य किया जाना चाहिए, ताकि वहाँ पर हम प्रशासन में एक दक्ष शासन प्रणाली को देख सकें जो लोगों के लिए बेहतर कार्य कर सके। राजनीतिक तटस्थता का सिद्धांत राजनीति व प्रशासन के अलग अलग मुद्दों से कहते हैं कि राजनीति अलग होनी चाहिए, प्रशासन अलग होना चाहिए, और दोनों को अपने अपने कामों को वहां पर करते रहना चाहिए। समन्वय अपनी जगह है, उद्देश्य अपनी जगह है, लेकिन एक दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लोक प्रशासन के अकादमिक अध्ययन की भी वकालत करते हैं, कहते हैं कि जिस तरीके से समाज बदल रहा है, जिस तरीके से समाज में विविधता व्याप्त है, और जिस तरीके से अलग अलग चीज़ें वहाँ पर निकल कर रही हैं, हमें एक लोक प्रशासन के बेहतर लागू करने के लिए, बेहतर एक प्रशिक्षण करने के लिए उसके लिए एक अलग से एक अलग विषय के रूप में अध्ययन, शोध और अकादमिक कार्यों के संदर्भ में उसको एक विषय के रूप में माना जाना चाहिए। लोक प्रशासन को एक विज्ञान के रूप में मान्यता देनी चाहिए, और उसका विज्ञान की तरह ही एक अकादमिक तौर पर वहाँ पर एकेडमिक तौर नॉलेज या एकेडमिक विषय के रूप में उसे मान्यता देनी चाहिए, जहाँ पर उसपर शोध भी हो, अनुसंधान भी हो, पढ़ाई भी हो, शैक्षिक कार्य भी होने चाहिए। लोक प्रशासन विधि का विस्तृत व व्यवस्थित प्रयोग किया जाना चाहिए। विधि अर्थात कानून के संदर्भ में लोक प्रशासन जो होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कानून कैसा हो, किस तरीके का हो, उसके प्रशासन के लिए किस तरीके के लोग हों, उसके लिए एक बेहतर व्यवस्था के लिए यहाँ पर लोक प्रशासन विधि का विस्तृत व व्यवस्थित प्रयोग हो। साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण की वो वकालत करते हैं कि लोक प्रशासन, प्रशासन अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर लोगों के कल्याण का काम करना, लेकिन प्रबंधन का जो दृष्टिकोण है वहाँ पर कि कार्य क्या करना है, कैसे करना और किसके लिए करना है जैसे शब्दों का भी एक बेहतर समावेश करके प्रबंधनीय दृष्टिकोण को विकसित करना चाहिए, तभी वहां पर लोगों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। संसाधनों का उचित प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि जो संसाधन है कितना है और किसको कितना आवंटित करना है, ये प्रबंधनीय दृष्टिकोण होता है। तो यहाँ पर लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण की वो वकालत करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ प्रशासनिक सिद्धांत संविधान आधारित होना चाहिए। अमेरिका का अपना एक संविधान रहा है और उसके माध्यम से ही अमेरिका जो होता है प्रशासित होता है। तो वो ये कहते हैं कि जो प्रशासन है, प्रशासन को भी संविधान के अंतर्गत ही होना चाहिए और संविधान के अंतर्गत जो भी सिद्धांत है उनके अनुरूप ही वहाँ पर प्रशासन अपने कार्यों को संचालित करना चाहिए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो अपने उन्होंने प्रमुख विचार रखे हैं वो काफ़ी बेहतर और सटीक हैं अपने उस संदर्भ से, लेकिन ये सारे जो विचार हैं वो एक समय दृष्टिकोण के हिसाब से रखे गए थे और एक सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से और अमेरिका के कह सकते हैं व्यवस्था के आधार पर यहाँ पर बताए गए थे। मूलतः एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी विकसित किए गए थे, लेकिन ये अन्य देशों पर लागू होते हैं या नहीं होते हैं, जिसके कारण इनकी आलोचना होती है। आलोचना के भी कई अपने अपने बिंदु यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहली चीज जो यहाँ पर उन्होंने कहा कि राजनीति प्रशासन द्विविभाजन को आगे चलकर 3 साल के पश्चात ही उन्होंने स्वयं गलत मान लिया। 3 साल के पश्चात उन्होंने अपने लेख में स्वयं संशोधन करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति और प्रशासन को दो अलग अलग सिद्धांतों के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं और दोनों एक साथ मिलकर ही जनता के बेहतर कार्य कर सकते हैं। तो आलोचना जो यहाँ पर इनकी की गई थी कि राजनीति प्रशासन जो द्विविभाजन का सिद्धांत था वो गलत था। वर्तमान समय में भी अगर आप देखें
तो राजनीति और प्रशासन ही साथ मिलकर काम करते हैं, योजनाओं का निर्माण करते हैं। जहां प्रशासन जो होता है योजनाओं को लागू करता है, साथ ही वहां निरीक्षण का कार्य करता है, आंकड़े और डाटा का कलेक्शन का काम करता है। वहीं पॉलिसीज मेकिंग का जो काम होता है वो उच्च सचिव होते हैं और मंत्रीगण वहां पर मिलकर करते हैं। तो एक साथ यहां पर मिलकर दोनों ही विकास की प्रक्रिया को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए यहां पर जो पहली चीज है, राजनीति प्रशासन का जो दो विभाग का सिद्धांत इन्होंने दिया वो गलत है। दूसरा, प्रशासन विषय के अध्ययन में क्या क्या शामिल होना चाहिए इसको वो व्याख्यायित नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम देखें वो प्रशासन के बारे में तो बात करते हैं कि प्रशासन को होना चाहिए, उसका शोध कार्य होना चाहिए, अकादमिक विषय के रूप में होना चाहिए, उसको कार्य करने देना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर प्रशासन वो कार्य कहाँ करेगा, किस क्षेत्र में करेगा, उसका विषय क्षेत्र क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हम उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। इस चीज़ को कहीं ना कहीं व्याख्यायित करने में वुड्रो विल्सन जो होते हैं पीछे रह जाते हैं और ये भी वहाँ पर उनकी आलोचना की जाती है। साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो राजनीति प्रशासन के बीच संबंध को भी वो स्पष्ट पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि राजनीति जो होती है उद्देश्य को निर्धारित करती है, हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो ये स्पष्ट नहीं करते हैं हस्तक्षेप कहाँ कैसे कर रही है, किन किन तथ्यों पे के वहाँ पर कर रही है, उद्देश्य क्या निर्धारित करती है। तो एक तरीके से जो एक संबंध है उसको कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से ये स्थापित करने में वहाँ पर विफल दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर राजनीति और प्रशासन के संदर्भ में वुड्रो विल्सन के जो अपने विचार रहे वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं और ये उनकी अपनी आलोचना के कुछ प्रमुख कारणों के तौर पर हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम कहें कि राजनीति और प्रशासन को लेकर जो आलोचना है या कह सकते हैं कि आलोचना के पश्चात भी क्या इसकी कोई प्रासंगिकता बची रहती है, क्या वर्तमान समय में वुड्रो विल्सन के द्वारा दिए गए कोई विचार जो हैं क्या वर्तमान समय में प्रासंगिक हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन फिर बनते हैं तो आपको ये स्पष्ट करना होगा, एट द लास्ट आपको पता होना चाहिए कि लोक प्रशासन के अंतर्गत जो उन्होंने विचार रखे हैं, जो उन्होंने भाषा शैली जो 1800 सदी में रखी थी, 19वीं सदी में रखी थी, क्या वो वर्तमान समय में प्रासंगिक हैं। तो अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें हैं जिसे हम वर्तमान समय में भी प्रासंगिक मानकर चल सकते हैं और लागू होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे प्रशासन में व्यावसायिक दक्षता वाले विशेषज्ञों की जो ज़रूरत की बात है वो आज भी हम देखने को मिलते हैं। आज भी अगर हम देखें तो IAS PCS जो भी परीक्षाएँ हो रही हैं वहाँ पर अगर हम देखें तो इसके साथ साथ अलग अलग जैसे कि इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है, मेडिकल का एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पर अलग अलग विषय विशेषज्ञों की भी नियुक्ति की जाती है। साथ ही वहाँ पर सामान्यज्ञ की भी भर्ती की जाती है ताकि वहाँ पर प्रशासन में एक उचित संयोजन स्थापित हो सके और वहाँ पर एक विशेषज्ञ के साथ साथ सामान्यज्ञ में भी हो जो साथ में मिलकर प्रशासन का कार्य कर सकें, संभाल सकें और जनता के कल्याण के लिए कार्य कर सकें। दूसरी चीज़, प्रशासन के सिद्धांतों निष्कर्षों का तुलनात्मक अध्ययन करना संभव हो सका। जिस तरीके से उन्होंने अपनी पृष्ठभूमि रखी थी, जो उन्होंने अपने विचार रखे थे, उन विचारों में उन्होंने यूरोपीय सिद्धांतों को भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था का तुलनात्मक अपने विचार में अध्ययन करके रखा हुआ है, जिसने आगे चलकर हमें जिस तरीके से प्रशासन आगे बढ़ा, जिस तरीके से समाज बदला, जिस तरीके से समय परिवर्तित हुआ, उसने अलग अलग समय कालों में, अलग अलग समाज में और अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था में तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से ये स्पष्ट भी करने में, ये कैसे आकलन प्रस्तुत करने में संभव हो सका कि कितना सही क्या गलत है और क्या हम सुधार कर सकते हैं, क्या नई चीज़ें शामिल कर सकते हैं। तो एक तुलनात्मक दृष्टिकोण का जो विकास हुआ वो कहीं ना कहीं वुड्रो विल्सन की देन है। जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका की लोकतांत्रिक प्रणाली का यूरोपीय प्रजातांत्रिक प्रणाली से, वहाँ पर एक कह सकते हैं कि राजतंत्रात्मक प्रजातांत्रिक प्रणाली से एक तुलनात्मक अध्ययन करके अपने विचार रखे थे, उसने कहीं ना कहीं आगे चलकर इसको और भी बेहतर तरीके से संभव बनाया। लोक प्रशासन को एक अध्ययन के विषय के रूप में भी स्थापित करने का जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं इनको दिया जा सकता है, वुड्रो विल्सन को ही दिया जा सकता है और इसीलिए इनको हम लोक प्रशासन के जनक भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में अगर हम देखें तो कई सारी जो व्यवस्था है, दक्षता है, प्रबंधन जैसे कामों को लेकर देखें तो आज भी हम प्रशासन के तौर पर चाहे ई गवर्नेंस की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्तरों पर एक पद सोपानिक व्यवस्था हो, चाहे अधिकारी तंत्रीय जो अधिकारी हैं वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें, उन पर नियंत्रण स्थापित करना हो, या फिर ई गवर्नेंस जैसी प्रणालियाँ हों, उनको भी वर्तमान समय में अगर हम देख पा रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं एक उद्देश्य था या कहीं एक कह सकते हैं एक विज़न जो उन्होंने प्रस्तुत किया था वो भी कहीं
कहीं ना कहीं वुडरो विल्सन की ही देन है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वुडरो विल्सन ने जो विचार रखे थे 1887 के द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अपने लेख में, वो आज भी प्रासंगिक दिखाई देते हैं। पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ, अपने कुछ मूल स्वरूपों को आज भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, उनके कुछ मूल स्वरूपों को आज भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप, ये तो वुडरो विल्सन की बातें थी, वुडरो विल्सन के पृष्ठभूमि को देखा, विचारों को, आलोचनात्मक स्थितियां और उनकी प्रासंगिकता। इसी तरीके से जब भी आप प्रशासनिक चिंतकों को अध्ययन करते हैं तो चिंतकों के पृष्ठभूमि से स्टार्ट ज़रूर करें, समझने का प्रयास करें कि ये कहाँ पर थे, किस प्रकार की व्यवस्था थी, कहाँ अध्यापन किया, उनके विचारों को वहाँ पर देखिए, उनका तुलनात्मक अध्ययन करिए, आलोचना हो रही तो किन बिंदुओं पर हो रही है और क्या क्या सकारात्मक पॉइंट भी हैं। अगर आप इस तरीके से इनका किसी भी चिंतक का अध्ययन करते हैं तो इससे आने वाले प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न इन्हीं में से किसी चीज़ को पकड़ कर पूछते हैं। कभी वो वहाँ पर आपके पुस्तक के नाम को आधार बनाते हैं, कहीं वो एक दूसरे तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, कोई कथन को उन्होंने ले लिया, कोई आलोचना कारणों को ले लेते हैं। बाकी हम मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में इन सारी चीज़ों के, इससे आने वाले प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर मैं इसे समझाने का प्रयास करूंगा कि आप लोक प्रशासन की जो एक समझ है वो कैसी होनी चाहिए और किन चीज़ों को आप पढ़ते समय ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच।